वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। 64 रन और एक इनिंग डिफीट से इंग्लैंड को पांचवें मैच में बुरी तरह से पेल दिया। इंडिया ने बुरी तरह से पेल दिया। बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल। जब ये सीरीज शुरू हुई थी उससे पहले जो इंग्लिश मीडिया ने माहौल बना के रखा था, क्या इंडिया खेल पाएगा, क्या इंडिया झेल पाएगा बेसबॉल, भाई साहब इंडिया ने पेल दिया, बेसबॉल को पेल दिया है। 4-1 से सीरीज जीत लिए। भाई रोहित शर्मा के लिए एक बार कप्तान रोहित शर्मा के कप्तान बेहतरीन कप्तानी, उसके लिए तालियां बनती है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भाई सभी के लिए पूरी टीम के लिए तालियां बनती है। यार क्या बात है। वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। क्या कप्तानी करी है, क्या बात है यार। छा गए रोहित शर्मा। इस बार ये अल्टीमेट टेस्ट था रोहित शर्मा का और यहां पर भाई उन्होंने भी खुद भी परफॉर्म करके दिया। बैट के साथ 400 रन लगाए और भाई 4-1 से टीम मतलब सीरीज भी जीती है। तो मतलब और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। रविचंद्र अश्विन 26 विकेट लिए। भाई यशस्वी जायसवाल 712 रन बनाए। भाई लीडिंग रन स्कोरर इस सीरीज के। और बोलूं मैं कि भाई एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल। उसके बाद शुभमन गिल भाई सेकंड लीडिंग रन स्कोरर 453 रन। रोहित शर्मा के भी 400 रन। भाई यार क्या बात है, क्या खेला हमारे खिलाड़ियों ने। रविंद्र जडेजा 18 विकेट, 19 विकेट कुलदीप यादव के नाम भी है। और कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने बैट के साथ भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। देखने लायक ये सीरीज थी। जब ये सीरीज शुरू हुई थी उससे पहले ही जो माहौल बन गया था, इंडियन मीडिया ने भी ये चीज करी कि क्या रोहित शर्मा भाई बेन स्टोक्स के सामने टिक पाएंगे, क्या बेसबॉल के सामने टिक पाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने बताया भाई प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलो तो क्यों नहीं टिक पाएंगे यार, क्यों नहीं टिक पाएंगे। तुम मुझे यंगस्टर दो, तुम मुझे मतलब कुछ भी दे दो, मैं कैसी भी टीम दे दो, मैं जिता के रहूंगा। दैट्स इट। बड़े नाम नहीं थे सीरीज में। विराट कोहली नहीं था, केएल राहुल नहीं थे, बुमराह ने एक टेस्ट मैच मिस किया, रविंद्र जडेजा ने एक टेस्ट मैच मिस किया और अश्विन एक इनिंग में नहीं थे। लेकिन यार क्या बात है, उसके बावजूद जिस तरह से भाई रोहित शर्मा ने टीम को हैंडल किया। पहले टेस्ट मैच में जो हैदराबाद का टेस्ट मैच था वहां पर जरूर हम लैग कर गए थे चौथी इनिंग में, लेकिन उसके बाद जब दूसरे टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम में हमने जीत हासिल करी, राजकोट में जीत हासिल करी, रांची में जीत हासिल करी और धर्मशाला में भी अब जीत हासिल कर दी है। भाई अभी आज के टेस्ट मैच की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने 64 रन और एक इनिंग डिफीट से इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड की सिर्फ नींद ही नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि जब बेसबॉल का बुखार चढ़ा हुआ था उस बुखार को भी कम करेगी काफी हद तक। उस बुखार में भी भाई उस बुखार में ठीक सुधार आएगा, जरूर सुधार आएगा। क्योंकि इंडियन मीडिया अब बेन स्टोक्स को भी पेलेगी, ब्रेंडन मैकलम को भी पेलेगी, जरूर पेलेगी यार इंग्लिश मीडिया, क्योंकि इंग्लिश मीडिया अब भी बेन स्टोक्स से सवाल पूछेगी। जिस तरह से कल भी उन्होंने बेन स्टोक्स से सवाल पूछे कि पहले इनिंग में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, भाई उनकी पहले सीरीज हार गए थे, पहले तीसरे चौथे मैच में सीरीज हार गए थे, लेकिन चलो वहां पर भी था। लेकिन उनको लगा कि कहीं ना कहीं पांचवा टेस्ट मैच तो इंग्लैंड जीतेगा, क्योंकि धर्मशाला की जो कंडीशन है, जो वहां का वेदर है, वहां के पिच है, वो इंग्लैंड को सूट करेगी। यही चीज इंग्लिश मीडिया मतलब एक वो लगा रहे थे, मतलब उनका कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये हमारे फेवर में जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने पहले इनिंग में 218 रन, मात्र 218 रन ही जोड़े। जैक क्रॉली ने 79 रन बनाए, उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने 30 रन का आंकड़ा नहीं छुआ। बेन स्टोक्स हो, जो रूट हो, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो, कोई भी प्लेयर हो, बेन डेकेट हो, कोई भी प्लेयर हो, उन्होंने 30 रन का आंकड़ा नहीं छुआ। लेकिन 218 रन पे ऑल आउट होने के बाद जो हमारे बॉलरों की परफॉर्मेंस थे वहां पर भाई कुलदीप यादव टॉप 5 के 5 बल्लेबाजों को लेके जाते, 5 पर लेके जाते, 5 पर। उसके बाद 4 विकेट लेके जाता रवि अश्विन, 1 विकेट लेके जाता रविंद्र जडेजा, जो रूट का बड़ा विकेट रविंद्र जडेजा लेके जाते हैं। फिर इंडियन बल्लेबाज आता है बैटिंग करने के लिए, 58 बॉलों में 57 रन यशस्वी जायसवाल बनाते हैं। 150 बॉलों में 110 रन बनाते हैं शुभमन गिल। रोहित शर्मा बनाते 162 बॉलों में 103 रन। रोहित शर्मा बेहतरीन खेलते हैं, शुभमन गिल भी बेहतरीन खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल भी बेहतरीन खेलते हैं। फिर डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल 65 रन बनाते हैं, बेहतरीन खेलते हैं, 103 बॉलों में एक छक्का भी मारते हैं, 10 चौके मारते हैं। क्या बेहतरीन मतलब डेब्यू हुआ है इनका, भाई जबरदस्त। उसके बाद सरफराज खान वही अपना अंदाज, एंटरटेनिंग खेलते हैं, 60 बॉलों में 56 रन बनाए, मजेदार खेला, मजेदार। उसके बाद रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल उतना खास नहीं कर पाए पहले इनिंग में, क्योंकि यार हर बार नहीं कर पाएंगे। पिछले मैच में भी ध्रुव जुरेल ने जो चौथे मैच में जो करके दिया दोनों इनिंग्स में, वो ध्रुव जुरेल ने वो एक मतलब बोल सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस थी ध्रुव जुरेल की। डेब्यू मैच था और भाई एक इनिंग में
40-50 रन लगाना, दूसरी इनिंग में आके फिर 90 रन लगाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में अगर बात करूं भाई रवि अश्विन, तो रवि अश्विन का 500वां मैच था, लेकिन बैट से उतना खास नहीं कर पाए। लेकिन कुलदीप यादव, ऑलराउंडर कुलदीप यादव भाई, उन्होंने 30 रन जोड़े। आज जब सुबह आए तो वहां पर भी उन्होंने थोड़ा 2-4 रन और लगाए, लेकिन जल्दी 2 विकेट गिर गई। जिमी एंडरसन 2 विकेट लेके गए भाई, उनको उस 2 विकेट के साथ साथ उनके 700 विकेट हो गए, और ऐसा करने वाले पहले फास्ट बॉलर बने जिमी एंडरसन। इनके आगे भाई 2 स्पिनर हैं, वो ऑल टाइम ग्रेट है, लेकिन फास्ट बॉलर सिर्फ जिमी एंडरसन है। इनके आगे 708 विकेट लेके मैं बोलूं एक स्पिनर सैन वॉन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेके सबसे आगे खड़े हैं वो, मतलब बहुत आगे है। लेकिन जिमी एंडरसन को अगर 800 तक पहुंचना है, मुथैया मुरलीधरन को पीछे करना, तो भाई अभी मुझे लगता है 20-25 और टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे। और मेरे को लगता है इंग्लैंड की कंडीशन में अगर 10 से 15 टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे तो जिमी एंडरसन वो कारनामा कर सकते हैं। जिस तरह की उनकी कंसिस्टेंसी है, जिस तरह का भाई लेंथ लाइन पकड़ के, जिस तरह का टिप्पा पकड़ के वो बॉल करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जिमी एंडरसन के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद शोएब बशीर ने पंजा खोला। उसके बाद मैं बात करूं टॉम हार्डली ने 2 विकेट लिए। लेकिन जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी रही, हमारे टॉप 5 बल्लेबाजों ने 50 से ऊपर का स्कोर किया। ये हिस्ट्री में दूसरी बार हुआ जी। फिर 477 का रन लग गया था बोर्ड पे, 477 रन लगाए इंडिया ने बोर्ड पे। भाई 259 रन की लीड हो गई थी इंग्लैंड के लिए, 259 रन की लीड। इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने आया तो भाई ऐसा लगा कि भाई जो 259 है उनके लिए वो इतना बड़ा लक्ष्य है कि उसी लक्ष्य के नीचे दब के एक मतलब हर बल्लेबाज मतलब वहीं उनका पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। जैक रॉली की बात करें, विंडेकट की बात करें, जॉनी वेस्ट्रो ने 39 रन जरूर जोड़े, लेकिन उसके बाद ओली पॉप की बात करें भाई किसी ने भी उतना खास प्रदर्शन नहीं किया। जॉनी वेस्ट्रो ने जरूर 39 रन बनाए, बेन स्टोक्स ने 2 रन बनाए, 84 रन जो रूट ने जोड़े। जो रूट जो पिछले मतलब चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने शतक मारा था, वहां पर बेहतरीन खेला था, लेकिन यहां पर जो 84 रन बनाए अकेले लड़ते रहे और आखिरकार भाई क्या करेगा एक बंदा, एक साइड से विकेटें गिर रही हैं और लास्ट में उनका खुद का ही विकेट चले जाता है। वो बुमराह कैच पकड़ते कुलदीप यादव की बॉल पे। भाई इस तरह से आज का इनका खेल खत्म हो। 64 रन और एक इनिंग से भारत ने बड़ी जीत हासिल करी और 4-1 से ये जीत हासिल करी। लेकिन आज की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस हमारी अगर मैं बताऊं तो रविचंद्र अश्विन 500वां मैच और यहां पर भी 5 पर खोल दिया है दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 5 पर मतलब 9 विकेट, और ऐसा कारनामा करने वाले 100th मैच में ऐसा कारनामा करने वाले पहले मतलब है तो ये 9 विकेट लेने वाले, मतलब इसके इनके साथ में 9 विकेट मतलब इतने ईजी, मतलब 128 रन देके 5 विकेट मतलब 9 विकेट लिए इन्होंने। इनके अलावा मुथैया मुरलीधरन ने 141 रन देकर 9 विकेट लिए थे। 100वें मैच में ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे ऐसे बॉलर है। उसके अलावा सैन वॉन ने 8 विकेट लिए थे अपने 100वें मैच में। ऐसे कई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है उस लिस्ट में। लेकिन मैं अगर बात करूं यहां से कुलदीप यादव को 2 विकेटें मिलती है, 1 विकेट मिलती है। रविंद्र जडेजा को 2 विकेटें मिलती है। जसप्रीत बुमराह यार रोहित शर्मा बाहर थे, रोहित शर्मा की थोड़ा बैक में प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से जसप्रीत बुमराह ने यहां पर टीम को लीड किया। और जसप्रीत बुमराह जिस हिसाब से टीम को लीड किया यार, मजा आया देखने में। वैसा कुछ था नहीं लीड करने लायक, क्योंकि एक तरफ से विकेट गिरती जा रही थी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज ही ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और जब तीसरे सेशन के शुरुआत में ही ये टेस्ट मैच पूरा खत्म हो गया। जिस तरह का मैच हुआ, मजेदार था शुरू से अब तक। मैच पूरा ऐसा रहा कि नहीं भाई एक बार के लिए जब इंग्लैंड बैटिंग करने आए तो इंडिया डोमिनेट किया, वहां पे लगा फिर कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। इंडियन बॉलर ने जब डोमिनेट किया ऐसा लगा बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। फिर जब बैटिंग करने आए इंडिया तब फिर लगा बैटिंग फ्रेंडली पिच है। मतलब पिच फ्लिप हो रही दोनों बारी भाई, इंडिया को फेवर कर रही पिच, लेकिन इंडिया को कोई फेवर नहीं किया। ये टैलेंट की बात है भाई। हमारे बेहतरीन जो क्वालिटी स्पिनर हमारे पास, चाहे वो रविंद्र जडेजा की बात, कुलदीप यादव की बात करें, रविचंद्र अश्विन की बात करें, तीनों ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया। भले रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 2 विकेट लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग पहले इनिंग में भी करी थी, 10 ओवरों में 17 रन दिए थे पहले इनिंग में। उस चीज का दबाव बनता है गुरु, बनता है। 60 बॉलों में 17 रन देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज बहुत टेस्ट क्रिकेट में जब दबाव बनता है, एक साइड से एक बॉलर दबाव बना तो दूसरी साइड से दूसरे बॉलर को विकेट मिलता है, और वो विकेट मिली थी पहले इनिंग में कुलदीप यादव को 5 पर। यार कुलदीप यादव ने यार बैटर से भी रन लगाए, वो किया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कुलदीप यादव के लिए सीरीज बहुत बेहतरीन गई है। 19 विकेटें लिए यार, और इससे ज्यादा और चाहिए क्या। जब तुम्हें हटाने की बात हो रही, धर्मशाला में जब बात हो रही थी कि एक सीमर खिलाएगा टीम इंडिया, एक सीमर को लाएगा टीम इंडिया, क्योंकि यहां पर पेस बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो बात करें इंग्लैंड की, चाहे वो बात करें इंडिया की, भाई दोनों साइड्स को स्पिनर को मदद मिली, फास्ट बॉलर को किसी को मदद नहीं मिली। वहां से जिमी
एंडरसन ने 2 विकेट निकाले फास्ट बॉलर के, अगर मैं बात करूं यहां से बुमराह ने 2 विकेट निकाले, उसके अलावा किसी भी फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद नहीं मिली है। जितने भी विकेट निकाले स्पिनर नहीं निकाले, वहां से टॉम हार्टली और बसीर ने विकेट निकाले। यहां से भाई अगर मैं बात करूं तो एक बेन स्टोक्स वहां से विकेट मिली, तो रोहित शर्मा की विकेट मिली थी, बेहतरीन बॉल थी वो, जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड किया था यार, वो देखने लायक बॉल थी। अब यहां से जो चीजें हुई, जिस तरह से मतलब अब स्पिनरों का दबदबा रहा है धर्मशाला में, बात करें राजकोट में वहां पे स्पिनरों का दबदबा, रांची में भी स्पिनरों का दबदबा रहा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह ने जिस तरह की बॉल करी थी भाई वो जबरदस्त थी। वो वहां वो मतलब वो बॉलिंग, वो बॉल कुछ अलग थी यार। 6 विकेट लिए थे दूसरी इनिंग में, समथिंग 6 विकेट लिए थे भाई। क्या खेला था, जबरदस्त खेला था। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड जीत जाता है, मतलब जल्दी पहली इनिंग में इंग्लैंड आता है बल्लेबाजी करने और जल्दी आउट होता है। जल्दी आउट होने के बाद इंडिया बल्लेबाजी करने आता है, 436 रन हम बोर्ड पे लगाते हैं, 190 की लीड दे देते हैं, और वहां से 190 रन की लीड देने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं इंडियन बैटर बॉलर कप्तान की, भाई अब क्या है, अब तो भाई हमारे पास 190 रन की लीड है। और ऐसा कभी हुआ नहीं था हिस्ट्री में कि 150 से ऊपर की लीड किसी को दी हमने और फिर हम उस टेस्ट मैच को हार गए, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ जी जब ओली पोप बल्लेबाजी करने आए, 196 रन लगाए उन्होंने बोर्ड पे अपने खुद के इंडिविजुअल, और उसके अलावा वो लीड भी खत्म करी और हमें 230 रन का टारगेट भी दे दिया। और चौथी इनिंग में टीम इंडिया ने हैदराबाद में दम तोड़ दिया बुरी तरह से, और वहां से लगा कि बेसबॉल कहीं ना कहीं हमें डोमिनेट कर रहा है, बेसबॉल जीत जाएगा, बेसबॉल इस सीरीज को जीत जाएगा। 2012 में लास्ट ऐसा हुआ था कि जब हम घर पे सीरीज आ रहे थे, रोहित शर्मा के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई थी और दबाव आ गया था। हमारी मीडिया, हमारी मतलब जो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जब रिव्यू करते तो वो यही चीज पे आ रहा था कि नहीं क्या रोहित शर्मा ये टेस्ट सीरीज हार जाएंगे, ये तो शर्म की बात हो जाएगी। ये सारी चीजें उठ रही थी, बाहर से बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने काम डाउन होके सोचा। दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल नहीं थे भाई, मतलब श्रेयस अय्यर तो थे, केएल राहुल नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब रोहित शर्मा उतरे दूसरे टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम में, बेहतरीन खेल दिखाया, बेहतरीन तरीके से खेला। यशस्वी जायसवाल ने डबल 100 किया, जसप्रीत बुमराह की वो बॉलिंग, क्या बॉलिंग करी जसप्रीत बुमराह ने, और बेहतरीन बॉलिंग करी, उसके बदौलत टीम इंडिया आसानी से विशाखापट्टनम भी जीत लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रांची टेस्ट मैच इजीली जीत लिया, राजकोट इजीली जीत लिया। राजकोट में आपको पता रहेगा रविंद्र जडेजा को 112 का शतक, और उसके बाद वो 5 भी लिया था उन्होंने राजकोट में, अपना घर है भाई, जिस तरह से वहां पर खेला रविंद्र जडेजा हमेशा से राजकोट में डोमिनेट करते आते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने बेहतर खेला वहां पे। तो यहां पर रविंद्र जडेजा का राजकोट में जो प्रदर्शन था वो अकल्पनीय था, और वहां पर भी इंडिया आसानी से जीत जाता। लेकिन जब कयास लगाई जा रही थी, और रांची में भी इंडिया आसानी से तो नहीं जीता, राजकोट में जो रूट ने जो शतक बनाए वहां पर तकलीफ हुई है इंडिया को, बहुत तकलीफ, थोड़ा तकलीफ नहीं बहुत तकलीफ हुई, जब जो रूट ने जो पार्टनरशिप बिल्ड करी थी, अकेले जो एक साइड से खेला था, बाकी जो बेसबॉल के नाम पे इनके बल्लेबाज चले गए थे, लेकिन जो रूट ने अपनी जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट है, जिससे उसने 11,000 से ऊपर रन बनाए हैं, साथ साथ जिससे उसने भाई 30-31 शतक बनाए हैं, तो वो आसान नहीं होता ये चीज कि भाई तुम सिर्फ वो क्रिकेट खेलोगे जिसे बोला गया, वो ड्रेसिंग रूम से उसके ऊपर दबाव है कि भाई तू ऐसा खेल बेसबॉल खेल, तो वो आसान नहीं है जो रूट खेले। लेकिन जब अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेलेगा तो वो फिर उसके लिए आसान बन जाता। आज भी उसने अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेले, 84 रन बोर्ड अपने लगाए, 84 रन लगाए भाई। क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं ना, तो जो रूट वो प्लेयर नहीं है जो मतलब उटपटांग शॉट खेलेगा, जो आपने देखा रहेगा कि चौथी इनिंग में दूसरी या तीसरी इनिंग में जब जो रूट ने वो तीसरे मैच में जसप्रीत बुमराह को जो लैप शॉट मारा था ना, वो रिवर्स स्वीप खेल के मारा था ना, वो तो मेरे को क्या लगा वहां पे कि ये शॉट तो भाई जो रूट को मैंने कभी मारते हुए नहीं देखा, रिवर्स स्वीप खेलते हुए देखा, स्वीप खेलते हुए देखा, लेकिन ऐसा शॉट जब टीम तुम्हारी स्ट्रगल कर रही हो, इस तरह का शॉट मैंने कभी देखा नहीं था जो रूट को खेलते हुए। लेकिन जो रूट ने जब वो शॉट खेला था, पूरी मीडिया ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे तीसरे टेस्ट में। लेकिन चौथे टेस्ट में आने के बाद जो रूट ने अपना बैटिंग में सुधार करा, उसने सोचा उस चीज पे, और चौथे टेस्ट में शतक बनाया था। आज भी शतक बना सकता था, लेकिन कुछ रहता है, कभी कभी रहता है कि भाई जब एक साइड से विकेट गिरती है तो फिर तुम्हें भी बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं, और बड़े शॉट के चक्कर में कैच आउट हो गए। एक ही विकेट बचा था, जिमी एंडरसन था, जिमी एंडरसन उनके साथ क्या करते थे, 84 रन पे थे, 16 रन और चाहिए थे। लेकिन भाई होता है, ये क्रिकेट है। लेकिन मैं अगर बात करूं यहां से थोड़ा अपने बल्लेबाजों की तरफ, तो भाई यशस्वी जायसवाल के लिए सीरीज मेरे को लगता है ये उनकी लाइफ की बेस्ट सीरीज। अभी तो भले वो लाइफ बहुत लंबी है उनकी, अभी बहुत लंबा करियर है यहाँ पे, और बहुत कुछ करेंगे, अभी बहुत ज्यादा फाड़ेंगे, लेकिन मेरे को क्या लगता है ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज रहने वाली है। क्योंकि ये सीरीज में जिस तरह से उन्होंने खेला ना भाई यार, ऐसा मैंने खेलते हुए किसी को नहीं देखा है, ये बल्लेबाजी करते हुए मैंने नहीं देखा। लगातार भाई जिमी एंडरसन जैसे बड़े बल्ले बॉलर को तुम इतने लंबे छक्के मारो, 3 लगातार छक्के मारो,
नसीर को तुम 3 लंबे एक ओवर में मतलब 3-3 छक्के मार रहे हो, तुम भाई अलग लेवल के हो। एक सीरीज में भाई 26 छक्के मारने वाला बल्लेबाज बन चुका है। उसके अलावा सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन चुका है। यशस्वी जायसवाल ने कई रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। 712 रन बनाए, 700 सुपर रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज, दूसरा भारतीय बल्लेबाज, कई रिकॉर्ड अपने नाम करे हैं उन्होंने। और जो दिखाया उन्होंने ये अपना वो दिखाया, मतलब दबदबा दिखाया। जो बात करते थे हम प्रिंस की, बात करते थे पृथ्वी शॉ की, भाई उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम हैं, जब तक हैं तब तक हमारी बात होनी चाहिए। ये हुआ है कि मतलब अब जब पहले, इससे पहले कोई भी यशस्वी जायसवाल को उतना वो नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता था, लेकिन अब इसके बाद यशस्वी जायसवाल सबसे पहली पसंद बन चुके हैं हर टीम में। ओडीआई में अब उनका डेब्यू हो जाएगा, जब अभी ओडीआई तो नहीं इस साल में ज्यादा, लेकिन फिर भी ओडीआई में भी उनको कैप जल्दी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल भी भाई एक्सट्रीम फॉर्मेट प्लेयर है, यहां पर भी दिखाया, पोटेंशियल दिखाया उन्होंने। 2 शतक मारे इस सीरीज में, बेहतरीन खेला। यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज मारी, लेकिन शुभमन गिल ने 2 सेंचुरीज करी। और वही जो हेल्दी कंपटीशन दोनों के बीच में ना, कि यशस्वी जायसवाल इतना अच्छा परफॉर्म करा तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा। क्योंकि आपको याद रहेगा कि दूसरे टेस्ट मैच में जब श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को तीसरे टेस्ट मैच में बोला गया था कि भाई दूसरे और तीसरे टेस्ट में ऐसा बोला गया था उनको कि अगर तुम्हारा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आता तो तुम दोनों को रणजी में जाना पड़ेगा, यहाँ पर नए प्लेयर को मौका दिया जाएगा, आप रणजी में जाओ, वहां पर खेलो, फॉर्म लाओ, फिर उसके बाद आपका भाई सिलेक्शन होगा। लेकिन शुभमन गिल ने वहीं पर शतक बना दिया, श्रेयस अय्यर पीछे रह गए, श्रेयस अय्यर को वापस आना पड़ा। लेकिन शुभमन गिल ने बेहतर खेला, और बेहतर खेलने के बाद अब भाई अपनी जो 3 नंबर पे जगह थी वो पक्की कर चुके हैं। अभी कोई सवाल या निशान नहीं है वहां पर। बात करें रजत पाटीदार की, तो रजत पाटीदार के लिए अनफॉरगेटेबल होगा ये चीज, क्योंकि उनको ये भुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सॉरी फॉरगेटेबल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जब रजत पाटीदार का डेब्यू हो रहा था उस समय क्या लग रहा था, सभी लोगों को लग रहा था कि रजत पाटीदार इस तरह का परफॉर्मेंस कर देंगे कि शायद मुझे भी ऐसा लगा, सबको लगा कि जैसे विराट कोहली की याद नहीं आने देंगे, या फिर मैं बोलूं ये परफॉर्मेंस कर देंगे कि अब ये बोलना वो नहीं होगा, जैसे विराट कोहली नहीं भी हैं, केएल राहुल नहीं भी हैं, तो रजत पाटीदार को लाना आसान हो जाएगा। लेकिन रजत पाटीदार ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, मतलब वो जस्टिस नहीं किया जिस तरह का टैलेंट है रजत पाटीदार में। मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब खेलते हैं, उनकी जो बैटिंग है, आपको बैटिंग देख के उनकी बैटिंग देख के प्यार हो जाएगा। लेकिन यहां पर रजत पाटीदार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी बदौलत उनको भाई 2 मैचेस में मौका मिला, लेकिन तीसरे मैच में उनको बिठा दिया गया। मतलब सीरीज का तो 5वां मैच था, लेकिन रजत पाटीदार के लिए तीसरा मैच था, लेकिन वहां पर बिठा दिया गया। देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और हो सकता है अब देवदत्त पडिक्कल को पहले कंसिडर किया जाएगा रजत पाटीदार से। और बात करें सरफराज खान की, तो सरफराज खान के लिए सीरीज भाई बेहतर गई। दूसरा मतलब ये इनिंग इनकी 4वीं-5वीं इनिंग थी, वहां पर भी इन्होंने बेहतर खेला, बेहतर गेम दिखाया। भाई क्या बात है, जबरदस्त खेला। लेकिन अगर यहां से थोड़ा अगर बात करें रोहित शर्मा की, क्यों ना बात करें, रोहित शर्मा 400 रन बनाए, एज कैप्टन बेहतर गया, एज बैटर बेहतर गया ये सीरीज। और कहीं ना कहीं अब रिलैक्स होंगे रोहित शर्मा, क्योंकि वर्ल्ड कप हारे थे। वर्ल्ड कप से आने के बाद ऐसा था कि इंग्लैंड की सीरीज आगे खड़ी थी। इंग्लैंड भाई बेस्ट बॉल खेलती है, और ये आसान नहीं होता बोलने के लिए कि इंग्लैंड को हरा दिया, ये हो गया। लेकिन जब सीरीज शुरू हो रही थी ना गुरु, जिस तरह की हीट बनी हुई थी ना, जिस तरह के हमारे मीडिया ने, जब हमारे सब लोगों ने एक हीट बना रखी, एक माहौल बना के रखा था कि रोहित शर्मा क्या करेंगे, क्या होगा रोहित शर्मा का, क्या रोहित शर्मा सीरीज को हारने के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। और ये चीज मैंने भी कवर करी थी कि रोहित शर्मा का हो सकता है ये आखिरी टेस्ट सीरीज हो, लेकिन रोहित शर्मा ने सबको भाई गलत करार दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी हूं और रहूंगा। दैट्स इट। बल्ले से अच्छा किया, कप्तानी अच्छी करी, और सब चीजें रोहित शर्मा के फेवर में गई, और रोहित शर्मा के लिए ग्रेट सीरीज। और भाई रोहित शर्मा इस चीज को याद रखेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं यहां से ऊपर की तरफ, तो विकेट कीपर श्रीकर भरत का मुझे लगता है कि भले उनको अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है सी में, लेकिन मेरा मानना है कि अब ध्रुव जुरैल को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ में खिलाया जाएगा। श्रीकर भरत तभी आ सकते हैं या कभी ध्रुव जुरैल को इंजरी होती है, या फिर हो सकता है इसके बाद तो ऋषभ पंत की वापसी होगी, केएल राहुल की वापसी होगी, ईशान किशन के साथ में जो मतलब मतभेद चल रहा है वो चीज अगर सुधर जाते तो श्रीकर भरत का मुश्किल है खेलना। लेकिन फिर भी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सी में उसमें आता है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चलो, और कुछ नहीं तो 1 करोड़ रुपए तो मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई। बात करते हैं वहां से आगे बढ़ते हैं ध्रुव जुरैल के। तो ध्रुव जुरैल ने जिस तरह का खेल दिखाया, ब्रिलियंट है, वंडरफुल टैलेंट है। जिस तरह उनके अभी उन्होंने उनको अभी मेरे को लगता है कंसीडर किया जाएगा आईपीएल के बाद, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। जिस तरह के शॉटें उन्होंने दिए, उनके पास शॉटें हैं गुरु, रेंज है भाई, क्या है
क्या बात है, मतलब किस तरह के छक्के इन्होंने मारे ना, वो रेंज, पावर हिटिंग की वो रेंज है इनके पास। मुझे लगता है कि उस चीज को, उस एबिलिटी को देखते हुए कहीं ना कहीं भाई टीम सिलेक्शन सोचेगा कि इनको T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है। मुझे लगता है कि जितेश शर्मा से बेहतर पावर हिटिंग कर लेते हैं ये, मतलब जब फिनिश बोलते हैं ना, गेम फिनिश करने की एबिलिटी मेरे को लगता है उनसे बेहतर है इनमें। भाई बात करेंगे हमारे रविंद्र जडेजा के, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर और नंबर 1 ऑलराउंडर हैं दुनिया के अभी टेस्ट क्रिकेट में, और बेहतर खेल दिखाया, बेहतर भाई 200 से ऊपर रन लगाए हैं, 18 विकेटें लिए हैं, तो और इससे ज्यादा क्या, 18-19 विकेटें लिए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ से रविचंद्र अश्विन की, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रविचंद्र अश्विन, यार क्या बात है, जबरदस्त खेला है भाई, बैट से भी खेला, बॉल से तो भाई 26 विकेटें निकाली है। मैन ऑफ द मैच की रेस में, मैन ऑफ द सीरीज की रेस में अगर मैं बात करूं, आज तो मैन ऑफ द मैच जरूर मिलेगा, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज की रेस में भी वहीं अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो भाई क्या बात है, वन एंड ओनली फास्ट बॉलर है जिन्होंने 19 विकेट लिए। भाई क्या बात है यार, कम से कम कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हमारा क्या होता था कि इंडियन कंडीशंस में हमेशा हमारे स्पिनर डोमिनेट करते थे, लेकिन इस बार हमारे फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने भी डोमिनेट किया। अगर यहां से बात करें मोहम्मद सिराज ने, तो मोहम्मद सिराज ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, रन दिए हैं। मोहम्मद सिराज थोड़ा अटैकिंग बॉलिंग करता तो उस तरह से रन गए हैं मोहम्मद सिराज के। कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव ने तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी, 19 विकेट लिए, और जिस तरह से उनके लिए माहौल बनाया जा रहा था कि कुलदीप यादव बैठेंगे, ये करेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन कुलदीप यादव अभी परमानेंट हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, अभी परमानेंट हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी टीम का ये जो मैंने बताया ऐसा हमारे टीम कर रहा है। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जो पहले मैच के बाद नहीं थे, बाहर चले गए थे, क्योंकि केएल राहुल की जो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, बैक में जो श्रेयस अय्यर का बताया गया, उसके बाद उनके साथ में जो विवाद था वो बीसीसीआई का अपना, कुछ पता नहीं सकते उस बारे में, हम कुछ बोल नहीं सकते, ये था। लेकिन ये ओवरऑल ये सीरीज बहुत कुछ देके जाएगी इंडिया को, जिस तरह का यंग टैलेंट हमारे को मिला है अभी, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल की बात करें, 5 डेब्यू हुए, चाहे वो रजत पाटीदार की, चलो खेल उतना अच्छा नहीं दिखा पाया रजत पाटीदार, लेकिन फाइनली डेब्यू कर दिया। अभी वो दरवाजा खुल चुका है, कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। जब बात करें सरफराज खान की, तो सरफराज खान ने बेहतरीन परफॉर्म करके दिया, देवदत्त पडिक्कल हो गया, आकाशदीप ने बेहतरीन बॉलिंग करके दी, उन्होंने पोटेंशियल दिखाया कि हाँ, अगर कभी तुमको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ी तो है मेरे में वो पोटेंशियल कि बुमराह के एब्सेंस में भी मैं आपको बॉलिंग करके दे सकता हूं। और उसके बाद मैं बात करूं ध्रुव जुरैल की, तो ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन खेल दिखाया, और उसने बताया कि भाई अंडरस्टिमेट ना मत करो, बच्चा मत समझो मेरे को, भाई मैं श्रीकर भरत से लाख गुना अच्छा। ये था, डेब्यू भी इस सीरीज में सबसे ज्यादा हुए। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, इस सीरीज ने इंडिया को बहुत कुछ दिया, और खास करके रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया रहेगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, मतलब विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज ना हो टीम में, और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम आई हो, ऐसा होता नहीं है कि किसी भी कप्तान के लिए आसान हो कि भाई विराट कोहली नहीं है, क्या होगा। मिडिल ऑर्डर भाई, पूरा मिडिल ऑर्डर नए लड़के भरे हुए भाई, क्योंकि आसान नहीं होता यार, आसान, लेकिन उन नए लड़कों ने रोहित शर्मा को एश्योरेंस दिया कि बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम है ना, और परफॉर्मेंस करके दिया। खास करके यार ओपनिंग पेयर जो था, चाहे वो यशस्वी की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, उन्होंने भी परफॉर्म करके दिया। चाहे रोहित शर्मा एक साइड से आउट भी हो जाते थे, उसके बाद यशस्वी जायसवाल जिस तरह से टैकल करते थे, पिच जिस तरह से पारी को आगे बढ़ाते थे, टैकल करते थे, सिचुएशन को भाई बेहतरीन करते थे, और जिसकी बदौलत आज यशस्वी जायसवाल इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी उभर के आए हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी बन के उभरे हैं। और मैं बोलता हूं यार यशस्वी जायसवाल को इससे आगे अब कहीं ना कहीं, जो अभी उनको बी में अभी रखा गया, वो आगे चल के देख लेना, अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट में वो कहीं ना कहीं ए में आ जाएंगे, एक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया वीडियो। आपको आप क्या मानना है, ये सीरीज रोहित शर्मा के लिहाज से आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? फिर यशस्वी जायसवाल का 712 का जो बड़ा लक्ष्य उन्होंने रन बनाए यहाँ पर, उनकी परफॉर्मेंस, रविचंद्र अश्विन की 26 विकेटें, रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, शुभमन गिल के 2 शतक, 453 रन, ये क्या आपको ज्यादा इफेक्टिव लगा? साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी कैसी लगी आपको इस सीरीज में? जो दबाव था उसको कैसे रोहित शर्मा ने हैंडल किया? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और क्या बेसबॉल का घमंड तोड़ पाया है इंडिया बेहतरीन ढंग से या नहीं, या फिर बेसबॉल अब इंग्लैंड बेसबॉल खेलेगा या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और भाई लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, और कमेंट करके जाया करो यार, ऐसा तुम यार बोल दिया करो यार, अपने को कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी लिख देने का चलेगा अपने को, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाने का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।